एक डरावनी सच्ची कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। मदन और उसकी पत्नी शोभा शहर में नए नए आए हुए थे। वो दोनों यहाँ किसी को भी नहीं जानते थे। शोभा परेशान थी कि शहर में तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ हम किसी से को नहीं जानते हैं और हम कैसे क्या करेंगे। मदन ने शोभा को जब परेशान देखा तो उसकी परेशानी का कारण पूछा। तब शोभा ने उसको अपनी चिंता का कारण बताया। फिर मदन अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर कर लूँगा। ये कहते हुए वो दोनों रोड पे आगे की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे थे कि अचानक शोभा से एक आदमी टकराया। उस आदमी ने शोभा को संभालते हुए कहा, माफ़ कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं था। शोभा और मदन ने कहा, कोई बात नहीं। वो आदमी फिर बोला, शहर में पहले आपको नहीं देखा, लगता है नए आए हो। जी हाँ, हम शहर में नए हैं, यहाँ हम किसी को नहीं जानते। शोभा और मदन ने हाँ में सर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर उस आदमी ने अपना परिचय दिया। जी, मेरा नाम रफ़ीक है और मैं पास ही की बस्ती में रहता हूँ, और अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मेरे यहाँ ठहर सकते हैं जब तक आपको कोई मकान नहीं मिल जाता। और वो शोभा की तरफ एकटक देखते ही जा रहा था। शोभा सोचने लगी कि एक अनजान इंसान भला इस अनजान शहर में हमारी मदद करने के लिए आखिर क्यों तैयार हो गया है, जबकि आजकल तो बिना मतलब के कोई किसी को तक नहीं पहचानता और किसी की मदद भी तो नहीं करता। ये सब बातें शोभा सोच ही रही थी कि मदन ने उसके कंधे को पकड़कर ज़ोर से हिलाया। अरे शोभा, क्या सोच रही हो? चलो, अच्छा हुआ इंतज़ाम हो गया घर का, अब आराम से घर खोजेंगे। ये कहते हुए मदन ने राहत की सांस ली। फिर दोनों रफ़ीक के साथ उसके घर आ गए। आप लोग मुंह हाथ धो लीजिए, मैं बाहर से आपके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। ये कहते हुए रफ़ीक शोभा की तरफ घूरती हुई नज़रों से देखते हुए दरवाजे से बाहर की ओर निकल गया। रफ़ीक के जाने के बाद शोभा ने मदन से कहा, सुनिए जी, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है और ना ही ये जगह मुझे सही लग रही है। हम कहीं और चलकर रह सकते हैं। फिर मदन ने कहा, एक तो रात होने वाली है, ऊपर से भले आदमी ने हमारी मदद की है, उसका एहसान मानने के वजह तुम उस पर शक कर रही हो। मदन झुंझलाते हुए बोला। बेचारी शोभा समझ नहीं पा रही थी कि मदन को कैसे समझाए, क्योंकि बस वही रफ़ीक की नज़रों से महसूस कर पा रही थी और मदन था कि रफ़ीक के गुण गाते नहीं थक रहा था। फिर रात हो गई, खाना खा के सब सो गए। करीब रात के 2 बजे शोभा को अपने हाथ के ऊपर कोई नुकीली चीज़ महसूस हुई। कई बार तो शोभा ने नींद में ही उस चीज़ को झटक दिया। थोड़ी देर बाद फिर उसे अपने हाथ के ऊपर वो नुकीली चीज़ महसूस होने लगी। अब शोभा की आँखें खुली। उसने इधर उधर देखा तो रात के सन्नाटे के अलावा वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटने को मुड़ी, उसके सामने एक विकराल शरीर वाला कोई था, जो इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। शरीर मानो जैसे सड़ा गला मांस, जिसकी देखती हुई लाल आँखें शोभा के एकदम सामने थीं और वो बहुत ही डरावना लग रहा था। जैसे भूत प्रेत होते हैं, इसी तरह से लग रहा था और वो शोभा को घूरे जा रहा था। ये देख शोभा डर से थर थर काँपते हुए चिल्लाई। उसकी चीख सुन मदन की नींद खुल गई। फिर वो बोली,
मैंने तुमसे कहा था ना, हम कहीं और चलते हैं, यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तुम नहीं माने। कहते हुए शोभा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर मदन बोला, क्या हुआ? लगता है कोई बुरा सपना देखा। बाथरूम की तरफ से आते हुए रफ़ीक मदन के पास आकर बैठते हुए बोला, मैंने तो बाथरूम में ही आपके चीखने की आवाज़ सुनी थी, तभी मैं दौड़ के इस तरफ आया। रफ़ीक ने कहा। शोभा इतनी डरी चुकी हुई थी कि वो अब कुछ बोल नहीं पा रही थी। दिन निकला, सभी ने नाश्ता किया, फिर दोपहर का खाना खाया। शाम के वक्त मदन ने रफ़ीक से कहा, तुम जाकर रात का खाना ले आओ, मैं शोभा के पास हूँ। उसको छोड़कर मैं नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत ही डरी हुई है। ठीक है, कहते हुए रफ़ीक मार्केट की ओर चला गया खाना लेने के लिए। फिर रात का खाना खाने के बाद सभी सोए हुए थे कि अचानक शोभा को किसी ने पुकारा। शोभा, तुम कह रही थी ना यहाँ से चलते हैं, चलो आओ मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और हाँ, अपने गहने भी ले लेना साथ में अपने। ये आवाज़ सुनकर शोभा अध जगी अध सोई सी उसके पीछे पीछे ऐसे चल दी मानो शोभा को अपनी सुध ही ना हो। थोड़ी देर दूर चलने के बाद शोभा एक ऊंची जगह पे बैठ गई और उस आवाज़ ने शोभा से कहा। दोस्तों, शोभा को भी पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। वो उस आवाज़ के पीछे पीछे जा रही थी और वो एक ऊंची जगह पर जाकर बैठ गई। फिर वो आवाज़ बोली, शोभा, मैं टिकट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ से कहीं मत जाना। सुबह हुई, मदन उठा। उठते देखा शोभा अपने बिस्तर पे नहीं है और ना ही रफ़ीक अपने बिस्तर पर था। फिर मदन घबराया और इधर उधर पागलों की तरह शोभा को ढूंढने लगा। मदन को ऐसे देख बस्ती के लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, क्या बात है भाई, किसे ढूंढते फिर रहे हो? मदन ने बताया, मैं और मेरी बीवी 2 दिन पहले ही इस शहर में आए थे और हम यहाँ किसी को नहीं जानते, बस रफ़ीक को जानते हैं और उसी के घर में रह रहे थे। कहते हुए मदन ने जहाँ रफ़ीक का घर था उस ओर इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया। फिर गांव का एक बुज़ुर्ग बोला, बेटा, जिस ओर तुम इशारा कर रहे हो उधर तो कब्रिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं है। बेटा, तुम कह रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? उस बुज़ुर्ग के इतना कहते ही मदन ने पलटकर उस तरफ देखा जहाँ कुछ देर पहले वो सोया हुआ था और मदन ने देखा वहाँ दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय कब्रिस्तान के। ये देखकर तो मदन के जैसे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। अब वो गांव वालों से वो सारी बातें बताने लगा, कैसे वो अपनी पत्नी के साथ इस बस्ती में आया, कैसे रफ़ीक से मिला, सब कुछ बताया। कुछ लोग तो मदन को पागल ही भी कह रहे थे। फिर एक आदमी ने मदन की बातों को ध्यान से सुना और शोभा को ढूंढने की बात कहने लगा। अब सब लोग शोभा को ढूंढने में जुट गए। सारे गांव में ढूंढ लेने के बाद भी शोभा कहीं नहीं मिली। फिर किसी ने कहा, घर की छतों पर भी देखा तुम लोगों ने? फिर सभी अपने अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। एक व्यक्ति ने अपनी छत से आवाज़ लगाई, बस्ती वालों इधर आओ, एक औरत सामने वाली छत पर बैठी है। फिर जैसे तैसे करके सीढ़ी लगाकर लोग छत पर चढ़े, साथ में मदन भी चढ़ गया उस पर। फिर छत पर देखा तो शोभा छत पर ऐसे बैठी थी जैसे मानो किसी का इंतज़ार कर रही हो। मदन ने शोभा के सर पर हाथ रखकर और पूछा, शोभा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेसुध सी शोभा ने जवाब दिया,
मैं कहाँ? शोभा की बात सुनकर सबके तो होश उड़ गए। शोभा ने कहा, मेरे पति ट्रेन की टिकट लेने गए हैं, मुझे यहाँ बैठने को कह गए हैं और मैं अपने सारे गहने भी साथ में लेकर के आई हूँ, बस अभी आते ही होंगे मेरे पति। फिर इतना कहकर शोभा एकदम से बेहोश हो गई। दोस्तों, हैरत की बात तो ये थी कि जिस घर की छत पर शोभा बैठी हुई थी, उस छत पर चढ़ने का कहीं से भी कोई रास्ता नहीं था। ना ही उस घर में सीढ़ियाँ थीं और ना ही जीना था। फिर सारे लोग समझ गए कि जो सामने कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की कोई आदमी या कोई भूत या कोई चुड़ैल ही शोभा के ऊपर आ गया है। फिर मदन अपनी बीवी को लेकर वहाँ से अपने गांव में चला आया। फिर उसके बाद उसकी बीवी एकदम से सही हो गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।